हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली आपका क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड पार्ट आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि मैंने आपको रसायन में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया था, आप देखेंगे कि सभी सेट में आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी आपका सभी सेट में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है इस प्रकार से रहने वाला है। और क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पार्ट फर्स्ट में पूरे करा दिए हैं। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है आप जा सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर हमारा था और इनके सभी के आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो देख सकते हैं आप पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाले हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, और उसके बाद देखिए सही जोड़ी मिलाइए और एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए एक शब्द वाक्य में यहाँ तक हमने आंसर देख लिए थे। ठीक है, अब हमें शुरू करने हैं यहाँ से। परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बैगिंग किसे कहते हैं, तो देखिए चलिए हम प्रश्न क्रमांक 5 से आगे के प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, और जो लोग याद नहीं करते फिर बोलते पेपर नहीं आता, इसलिए याद करके जाया कीजिए, आपका जरूर आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पौधों में परागकणों का पौधों में परागकणों का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब परागण के उदाहरण भी हमें लिखने हैं, तो आप देखेंगे कि उदाहरण कैसे लिखेंगे। देखिए आपका इस प्रकार से यहाँ पर परागण के उदाहरण भी आपको लिखने हैं। उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदाहरण आपको पता ही है कि परागण जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण के उदाहरण लिखेंगे हम, गेहूं में होता है, धान में होता है। ठीक है, और परपरागण होता है, घास में होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए बैगिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर बैगिंग किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं बैगिंग या थैली लगाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बैगिंग या बोरा वस्त्रापण या थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यह पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक प्रमुख विधि है। बैगिंग की प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को विपुंसन, ठीक है, इमेस्कुलेशन के बाद बटर पेपर से बनी एक थैली द्वारा बांध दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पूरा पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा टॉपिक यदि पढ़ना है आपको तो। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका बैगिंग हो जाएगा, तो यहाँ तक आपका आंसर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो मानव शुक्राणु का चित्र बनाना है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बना लेना है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, जल्दी से आप इसको बना लीजिए। उसके बाद देखिए प्लासेंटा के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 में जो अथवा प्रश्न है इसका है प्लासेंटा के कार्य लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं प्लासेंटा के कार्य। तो यहाँ पर देखिए प्लासेंटा के कार्य यहाँ से हो जाएंगे। प्लासेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। इसके द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं। प्लासेंटा के द्वारा ही भ्रूण के अपशिष्ट माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं व वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो प्लासेंटा के कार्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये प्रश्न आप देखेंगे आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाला है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है, आईयूडी क्या है। आईयूडी क्या है, तो इसका आंसर देखिए। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, जिसे गर्भाशय युक्ति भी कहते हैं। इसका उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। यह अक्सर छोटा टी आकार का उपकरण होता है, जिसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको याद कर सकते हैं, आईयूडी जो होते हैं। ठीक है, अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्त्री जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे परख नली शिशु तकनीक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आपका टेस्ट ट्यूब बेबी इस प्रकार से कर लेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से करना, आपकी आगे की जो परीक्षा हैं उनमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसको अच्छे से आप कर लीजिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर
देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया? ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 है, मेंडल ने अपने पौधों मतलब प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुने जाने के जो कारण हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगे। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के कारण इस प्रकार से, देखिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के प्रयोग के जो कारण है वो हो जाएगा स्पष्ट परिभाषित गुणों का पाया जाना, जैसे कि विपरीत जो गुण है उनमें पाए जाते हैं, अधिक जोड़ियों में पाए जाते हैं, द्विलिंगी फूलों का पाया जाना, जिससे इच्छा अनुसार पर परागण भी कराया जा सकता है। ठीक है, आसान संकरण भी उनमें होता है, स्वपरागण की उच्च प्रवृत्ति होना, जिससे शुद्ध वंशानुक्रम प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, यहाँ पर अपना पूछा गया है द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए प्रश्न है आपका। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस होता है वह क्रॉस जिसमें विपरीतार्थ लक्षण वाले दो गुणों की जोड़ी का अध्ययन एक साथ करते हैं, तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस की सहायता से मेंडल जानना चाहते थे कि क्या दो अलग अलग गुणों के विपरीत लक्षणों की वंशागति में कोई संबंध है या नहीं, तो इस प्रकार से द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, तो चेकर बोर्ड भी आपको समझाना है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यदि पूछा जाए तो आप इसको लिख देना। ठीक है, यदि सिंपल सा डेफिनेशन पूछे तो उसको आप डेफिनेशन बस लिख सकते हैं। ठीक है, चेकर बोर्ड जरूर कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो 9:3:3:1 आता है। ठीक है, गोल पीला जो बीज आता है वो 9 आता है, गोल हरा आता है 3, झुर्रीदार पीला आता है 3 और झुर्रीदार हरा आता है 1। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विसंकर क्रॉस हुआ हमारा। अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिक कूट की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखनी है हमें, तो प्रश्न क्रमांक 9 आपका हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, अनुवांशिक कूट की आपको उसमें दो विशेषता है। आप देखिए, अनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखिए, तो इसमें आप 4 विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो आप कोई 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, कोडान या कूट त्रियक ट्रिपलेट अर्थात 3 नाइट्रोजनी क्षारों से बने होते हैं। ठीक है, आपको पता है कोडॉन जो होते हैं अनएम्बिगियस होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, अर्थात एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कुटित करता है। कोडॉन अपहासित यानी डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, अर्थात एक अमीनो अम्ल के कई कोडॉन जिम्मेवार होते हैं, जैसे सेरीन के लिए 6 कोडॉन होते हैं। ठीक है, कोडॉन सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात कोडॉन सभी जीवों में समान अम्ल को कोडित करते हैं। ठीक है, तो अनुवंशिक जो कूट होता है उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हो जाएगा हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन जो होता है, इसका हमें क्या लिखना है, यहाँ पर उपयोग लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है उपयोग लिखिए, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं उपयोग। यहाँ पर देखिए नीचे ये है आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। देखिए, आपके ये प्रश्न डेफिनेटली आएंगे। आप देखिए इन प्रश्नों को करके तो देखिए आपके जरूर आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से याद करिए। डीएनए अंगुली छापन विधि इतनी सटीक है कि जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी 2 व्यक्ति के एक दूसरे से विभेद कर सकती है। इसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग अपराधी पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किया जाता है। पितृत्व संबंध विवादों के निपटारे हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग जनसंख्या एवं आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लेना और इसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, मनुष्य के अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के अवशेषी अंग हो जाएंगे यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये प्रश्न आप देख लीजिए, मनुष्य के अवशेषी अंग ये हो जाएगा मनुष्य के अवशेषी अंग, अपेंडिक्स, अक्कल डाट, शरीर के बाल, पुच्छ का सिर का, ये हो जाएंगे मनुष्य के अवशेषी अंग। ठीक है, अब देखिए इसमें समजात अंग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, समजात और समवृत्ति जो अंग होते हैं ये पूछे जाते हैं, और इसमें देखिए समजात अंग हमसे पूछा है। तो समजात अंग वे हैं जो आकार की ऊतक संरचना, आनुवांशिक एवं भ्रूण विकास में समानता दर्शाते हैं, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप देखें चमगादड़ के जो पंख होते हैं, डॉल्फिन के जो फ्लिपर होते हैं, घोड़े एवं मानव के जो अग्रपाद होते हैं, हमारे जो हाथ हैं वो चमगादड़ के जो पंख हैं उसके जैसे ही है ना, उसकी अब आपको आंतरिक संरचना उसकी देखेंगे तो सेम ही है। तो यही होते हैं समजात अंग। ठीक है, उदाहरण भी आपको जरूर याद करना है। समवृत्ति अंग भी याद कर लेना है। तो समवृत्ति अंग वे संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ऊतक संरचना उत्पत्ति अलग अलग होती है, वे समवृत्ति अंग कहलाते हैं। ठीक है, सतही तौर पर समानता दर्शाते हैं, जैसे कि कीट और पक्षी एवं चमगादड़ के पंख। ठीक है, तो पंख तो है लेकिन उसकी आंतरिक संरचना आप देखेंगे तो वो सेम नहीं है, तो ये समवृत्ति अंग होते हैं। तो दोनों ही याद कर लीजिए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, तो पर परागण के 2 लाभ लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, पर परागण के 2 लाभ लिखिए।
देखिए आप लोगों को मैं इतने अच्छे से वीडियो मेहनत करके बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कई लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या जाता है, आपके देखिए आगे की जो परीक्षा है आप किसी प्रकार से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं पर परागण के 2 लाभ लिखिए और देखिए एक ज़रूर अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करते हैं, आपको पता नहीं है कि आपका जो एक वीडियो बनाना रहता है इसमें आपका पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसके आंसर आपके यहाँ से निकालना, और तो ये सब बनाने में और अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग ठीक है अच्छे से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो पर परागण के 2 लाभ लिखने हैं। तो पर परागण द्वारा संकर बीज बनाया जा सकता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीमारी रोधक, उच्च उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे देते हैं। दूसरा लिख सकते हैं पर परागण द्वारा बने बीज संकर प्रखरता यानी हाइब्रिड विगर वाले होते हैं, जिनमें कई गुणों का समावेश संभव होता है, ठीक है। तो पर परागण के लाभ इस प्रकार से 2 लिख सकते हैं, एक हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका रजोधर्म क्या है, परिभाषित कीजिए, ठीक है। रजोधर्म क्या है, परिभाषित करना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रजोधर्म क्या है, मादाओं में हर 28वें और 28वें या 29वें दिन पर 3 से 4 दिनों तक रक्तस्राव होता है, इसे रजोधर्म कहते हैं। इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंत स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना है, जो तरल रूप से योनि से बाहर आता है, परंतु सगर्भता की स्थिति में रजोधर्म बंद हो जाता है। तो इस रजोधर्म को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उत्परिवर्तन को आपको परिभाषित करना है। तो चलिए देख सकते हैं इसका आंसर हम यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो उत्परिवर्तन देख सकते हैं आप, जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है। तो उत्परिवर्तन आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, उत्परिवर्तन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोडॉन एवं एंटी कोडॉन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आपका कोडॉन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कोडॉन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, mRNA में स्थित 3 क्षारकों की इकाई जो किसी खास अमीनो अम्ल के लिए कूट लेखन करती है, कोडॉन कहलाती है, ठीक है। तो कोडॉन इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंटी कोडॉन को आपको स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा होगा, ठीक है। एंटी कोडॉन का आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उससे आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न आपको करने, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। देखिए आप देखेंगे कि आपको सभी प्रश्न मिल जाते हैं पेपर में। आधुनिक मानव विकास को समझाइए, ठीक है, 3 नंबर के लिए प्रश्न है। और आगे के जो प्रश्न आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके हैं 3 और 4 नंबर वाले आपके रह गए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तो आपको पता ही है, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आता है आपका। तो इन सभी प्रश्नों को आपको नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। तो इसलिए आप देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना।